नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। जिस बात का इंतजार था और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, आशंका लगी हुई थी कि आखिर भारत की प्रतिक्रिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब बम फोड़ दिया है। दरअसल मसला सिर्फ इतना सा है कि पिछले हफ्ते ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। 7 अगस्त से वो टैरिफ लागू हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर रूस के साथ भारत अपने संबंधों को बरकरार रखता है, उनसे ऑयल खरीदता है, उनसे हथियार लेता है, तो भारत के ऊपर अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी। भारत ने इसका जवाब दिया। भारत ने कहा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं और भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ट्रंप साहब ने धमकी दी कि अगले 24 घंटे के अंदर वो टैरिफ यानी पेनल्टी लगा देंगे। अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले यह खबर यह आई है कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अगर आप ग्राफिक्स के थ्रू देखने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल आज की तारीख में, वैसे तो जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ है ये 21 दिनों के बाद लागू होगा, लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात यह है कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त दुनिया में जो दो सबसे बड़े देश जिनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है उनमें से भारत है 50%, ब्राजील 50%, स्विट्जरलैंड 39%, कनाडा 35%, इराक 35% और चीन 30%। आपको याद होगा चीन का मामला सबसे दिलचस्प इसलिए है क्योंकि चीन अभी भी रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ले रहा है, लेकिन अमेरिका चीन के बारे में एक शब्द नहीं बोलता या नहीं बोल रहा फिलहाल। आपको यह भी याद होगा कि जब टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था तो चीन और अमेरिका की लड़ाई इस हद तक पहुंची थी कि 145% का टैरिफ चीन के ऊपर ट्रंप ने लगाने का ऐलान किया था और बाद में घटकर 30% हो गया था। फिलहाल हम कह सकते हैं कि अभी 21 दिनों का हमारे पास कुशन है। 21 दिनों के अंदर बातचीत हो सकती है, मामला आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। इसके साथ साथ अगर हम आपको थोड़ा सा और डिटेल कर दें कि दरअसल भारत रूस से 36% यानी अपनी कुल जरूरत का 36% क्रूड ऑयल वो रूस से आयात करता है। और भारत, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत के पास अपना कोई बहुत बड़ा रिजर्व नहीं है, तो 80% अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल जो है वो दुनिया से आयात करता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि भारत ने 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश था जिसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात किया था। 86.20 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इस पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दरअसल इसका मतलब क्या है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जो अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है, वो यूरोपियन यूनियन के बारे में बातचीत क्यों नहीं करता है। यूरोपियन यूनियन जो है वो रूस से ले रहे हैं एलएनजी 51%, पाइपलाइन गैस 37%। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप साहब इतने नाराज क्यों हैं, भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ क्यों लगा रहे हैं और भारत सरकार इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि भारत की डिपेंडेंस है। अगर वो रूस से नहीं लेगा किसी और से लेगा तो और महंगा भी मिलेगा और साथ ही साथ इतनी आसानी से इतनी जल्दी ऑयल मिलना संभव भी नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान है। इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है प्रोफेसर मुख्तर खान साहब, लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीबीसी के पूर्व पत्रकार नरेश कौशिक जी, और हमारे साथ मौजूद है राजेश महापात्रा जो हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, बाद में पीटीआई में संपादक थे, इस वक्त वो उड़ीसा डायलॉग्स के डायरेक्टर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, ये जो 25% का अतिरिक्त पेनल्टी लगे ये आपको समझ में आता है?
बदले की कार्रवाई आपको समझ में आती, धमकाने की कोशिश है, या फिर सिंपली बार्गेनिंग टैक्टिक्स? देखिए, बड़ा ये विचित्र है। आज जो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी अभी मिली है, अभी अभी मिली है, जिसके हिसाब से रूस अमेरिका के विदेश नीति के लिए और अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा जो है इतना बड़ा है कि हमें उसको देखते हुए भारत पर ये जो है 25% एक्स्ट्रा हमें ये लगाना पड़ रहा है। जबकि ये, जैसा कि आपने ये बताया अपने इंट्रोडक्शन में, ये तो कल से कह रहे थे और उससे पहले से कह रहे थे कि वो भारत पर वो लगाने वाले हैं। तो ये क्या कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि अगर आप वाकई रूस को पनिश करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा तो आपको तो अगर रूस खतरा है तो सबसे पहले तो आपको रूस के बारे में बोलना चाहिए। आज विटकॉफ की उनके मॉस्को में पुतिन के साथ बात हुई है। विटकॉफ जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं, उन्होंने आज बात की और उसके बाद ही उन्होंने फैसला किया और कहा कि उस बातचीत के बाद मैंने ये फैसला किया है ये लगाने का, जबकि लगाने का फैसला तो पहले ही से था। तो उन्होंने पुतिन के बारे में या रूस के बारे में कुछ नहीं कहा। चीन जो सबसे ज्यादा जो कि अमेरिका जो कि रूस की मदद कर रहा है, ना केवल वो चीन जो ना केवल वो उससे तेल खरीद रहा है, बल्कि वो हथियार तक दे रहा है उसको, ड्यूअल यूसेज वाले, और ड्रोन बेच रहा है रूस को। उस पर तो उसकी तो कोई बात नहीं की आपने। तुर्की जो कि इस समय सबसे ज्यादा गैस रूस से लेता है, उसकी आपने बात नहीं की। यूरोपियन यूनियन का आपने जिक्र किया ही कि जो पाइपलाइन के जरिए सबसे ज्यादा जो गैस का इंपोर्ट कर रहा है वो यूरोपियन यूनियन है, उसकी आपने बात नहीं की। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? यानी हमें जो है, हम भारत सरकार की आलोचना इस कार्यक्रम में अक्सर करते हैं, लेकिन इस मामले में जो भारत सरकार का जो कहना है उससे थोड़ी सहमति होती दिखती है हमें कि भाई ये तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर क्यों उन्होंने किया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसलिए किया है कि उनको लगता है कि भारत ये यूरोपियन यूनियन के मुकाबले या चीन के मुकाबले या इवन तुर्की के मुकाबले भारत कमजोर है, और कमजोर ताकत पर वो ये इस तरह का हमला कर सकते हैं। क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बुली हैं, वो किसी बुली का तो मुकाबला करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत इसका जवाब नहीं देगा। तो उन्होंने भारत को कमजोर समझकर ये किया है, क्योंकि इसका कोई और जस्टिफिकेशन तो है नहीं। नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स से मुझे लगता है ये बात कुछ ज्यादा बढ़ गई है। कुछ ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल नाराजगी मोदी जी से है, पर्सनल नाराजगी भारत से भी अब हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस समय भारत के लिए राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है, हमारी सार्वभौमिकता का प्रश्न है, और उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल नरेश जी, जो अभी इस वक्त में दरअसल अपनी स्क्रीन पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त अमेरिका का वो ट्वीट भी है, और साथ ही साथ उनका जो ऑर्डर है उसकी भी कॉपी इसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो फैसला किया था रूस से लेने का, वो हमारे राष्ट्रीय हित में है, और हमें अपने राष्ट्रीय हित को मार्केट के हिसाब से प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया है वो अनरीजनेबल है, और इसके साथ साथ अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है। यानी भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। प्रोफेसर खान साहब, ये जो रूस का और एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल जब हम आप बातचीत कर रहे हैं उस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इस वक्त मॉस्को पहुंच रहे होंगे या पहुंच गए होंगे। साथ ही साथ जैसा कि अभी नरेश जी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल जो आप एनवॉय कह सकते हैं, विटकॉफ, जो पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि दरअसल यूक्रेन और रूस की लड़ाई को किसी तरीके से उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाए, यानी उसको एक युद्ध को रोकने की कोशिश की जाए। इस बीच में अजीत डोभाल और साथ ही साथ ये भी संभव है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ दिनों में मॉस्को जाने वाले हैं, जहां पुतिन
भारत आए और पुतिन और मोदी के बीच में शिखर वार्ता हो, इस बात की भी संभावना तलाशी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि साल के अंत तक पुतिन भारत आ सकते हैं। साथ ही साथ एक और मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है मोदी को चीन जाना है एससीओ की समिट में। यानी अगर हम देखें तो भारत, चीन और रूस का एक ट्रायंगल बनता हुआ सा दिखता है। हालांकि बहुत अर्ली अभी कुछ भी कह पा रहे इसमें, क्योंकि भारत के जो संबंध चीन के साथ है वो पूरी दुनिया जानते हैं। प्रोफेसर खान साहब, इसको आप बदले की कार्रवाई मानते हैं, या भारत ने जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया की थी कि भाई अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उसकी एक प्रतिक्रिया मात्र है? जैसे चीन के साथ इन्होंने किया था, 145% तक लेके गए थे, बाद में 30 पर आ गया था। आशुतोष जी, ये आई थिंक आप सबको मेरा नमस्कार। और ये जी। इंडिया के लिए एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है। आपको याद होगा जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान से कहा था यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। मुझे लगता है ये पहली बार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका ने कह दिया आइदर यू आर विथ रशिया और विथ अस। तो मतलब इट्स फोर्सिंग इंडिया टू चूज, क्या या तो आप रशिया से तेल खरीदते रहे, उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहे, और वो खाली तेल पे नहीं रुकने वाले हैं, वो वेपन्स एक्विजिशन के बारे में भी बात करें। ये तो बहुत ज़माने से चल रहा है। हार्वर्ड लटनिक ने भी चंद हफ्ते पहले क्लियरली कह दिया था कि दिस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इरिटेशन। मार्को रूबियो ने भी कहा कि सिर्फ तेल इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इरिटेशन। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट चैलेंज। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया जो बात करती है, उसको टेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आप कितनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। दूसरी चीज ये है कि भाई मैं क्या बोलूं आपको, ये मोदी, भारत का मोदी ना बीजिंग का ना वाशिंगटन का रह गया है। तो इट इज सो क्लियर कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, जो यहाँ से निकल के वहां भाग रहे हैं। मैं मजाक से कहता हूँ कि आजकल दिल्ली से बीजिंग को एक वन वे ट्रेन चल रही है। पहले राजनाथ सिंह गए, फिर जयशंकर साहब गए, अब मोदी जा रहे हैं। देखिए, इस जितनी इज्जत से अमेरिका ने इंडिया को ग्रूम करने की कोशिश की, इतना रिस्पेक्ट के साथ अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट थिंक चाइना इज गोइंग टू डू द सेम थिंग विथ इंडिया। और जयशंकर साहब जब पिछली बार गए थे, it is an understood thing कि he was going to ensure कि शी जिनपिंग और पुतिन दोनों ब्रिक्स के समिट में आए। देखिए, अगले साल दिल्ली में ब्रिक्स होने वाला है, और अगर ब्रिक्स में शी जिनपिंग और पुतिन दोनों नहीं आते हैं, तो ट्रंप तो मतलब ही इज गोइंग टू गो थ्रू द रूफ ऑन इंडिया। और ये जो 50% जो आपको दिख रहा है, वो दो ब्रिक्स के मुल्क हैं, वो ब्राजील और ब्रिक्स के वीकर चेन। सो जैसा नरेश जी ने कहा, ही इज स्पीकिंग ऑन इंडिया बिकॉज इट इज द वीकेस्ट लिंक इन ऑल ऑफ दिस थिंग। लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि जो दूसरे लोग, जैसा अमेरिका जो इंपोर्ट कर रहा है कुछ $2 बिलियन का वो पैलेडियम, यूरेनियम वगैरह, और जो यूरोपियन यूनियन तेल और गैस ले रहा है, ये अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं बिकॉज दे नीड इट। इंडिया इज रीसेलिंग एंड प्रॉफिटिंग। ये प्रॉफिटियरिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अंबानी का हो रहा है, जो जामनगर का जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड नॉट ओनली दिस, मैं एक्चुअली इंडिया के एक्सपोर्ट्स को देख रहा था, तो अगर आप नेदरलैंड्स को देखें तो $14 बिलियन का तेल नेदरलैंड्स को जा रहा है। इट इज इंडिया इज रीसेलिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। तो 3-4 सवाल उठते हैं आशुतोष जी। नंबर 1 कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया यूएस रिलेशंस पे, और इसका विल इट फोर्स इंडिया टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। और दूसरी चीज ये है कि इसको आप आइसोलेटेड चीज में ना देखें। मतलब इंडिया तो थोड़े दिन तो हनीमून में था कि मोदी और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं वगैरह वगैरह, अब के बाद ट्रम्प सरकार वाले मूड में थे। लेकिन जब से ट्रम्प आए हैं, आने से पहले से वो वार पे वार किए जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इलीगल जो इंडिया के घुसपैठिए हैं, जिस तरह से उनको वापस भेजा, मतलब बेशर्मी करके, इंसल्ट करके, फिर उसके बाद उन्होंने जो H1B पे जो यहाँ पे डिबेट्स चल रहे हैं, मार्जरी टेलर ग्रीन ने ट्रंप की ट्वीट का जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि फिनिश ऑफ H1B भी ख़त्म कर दें जो इंडिया से आ रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा अमेरिकन कंपनीज इंडिया में जॉब्स भेज रहे हैं, चाइना में फैक्ट्रीज बना रहे हैं, वो रोक दें। स्टूडेंट वीज़ा तकरीबन 70% तक रिजेक्ट होते जा रहे हैं। सो देयर इज ए कांस्टेंट डिमिनिशिंग ऑफ इंडिया और यूएस रिलेशंस। तो एक तो मैंने कल, अगर आप मुझसे बात करते तो मैं कहता था कि देयर आर 2 लिटमस टेस्ट। एक लिटमस टेस्ट ये है कि इंडिया के
के खिलाफ क्या फाइनल टैरिफ होता है, एंड इट वाज इम्पोर्टेंट कि वो 15% रहे। देन इंडिया इज विद द एलाइज, यूरोपियन यूनियन और जापान और साउथ कोरिया। लेकिन यहाँ तो अब साउथ एशिया छोड़े, आप पहले तो 25% वाज इवन, पाकिस्तान गॉट द बेस्ट डील, उसके बाद बांग्लादेश श्रीलंका के 20% है। सो इंडिया वाज गेटिंग द बैड डील। अब तो इंडिया बैड गाइस के ग्रुप में आ गया है, यानी 25 इज द बैड डील एंड 25 इज पेनल्टी जो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया शुड नॉट, देखिए इंडिया के पास दो सवाल है, शुड दे सेव मोदीज इमेज एंड इंडियाज इमेज, या शुड दे सेव इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। मैं तो चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज ही फोन करें, और क्योंकि अभी इनकी बात नहीं हुई ऑपरेशन सिंधु से, सो ही कैन थैंक ट्रम्प फॉर मीडिएशन, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, कि कह दें कि जैसा नेतन्याहू ने आपको नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए, पाकिस्तान का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम भी वी विल जॉइन नेतन्याहू इन recommending you for the Nobel Peace Prize, and then he should negotiate this deal. देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया खोल नहीं सकता अंडर, अगर खोल दिया डेयरी और एग्रीकल्चर तो कह रहे हैं कि करोड़ों जॉब्स चले जाएंगे इंडिया के, इट विल बी अ डेथ टू इंडियन इकोनॉमी। So what else can India do? India can shift its oil purchase from Russia to the US. तो वो 50-60 बिलियन डॉलर वहाँ डाल सकते हैं वो, और some weapons वगैरह जो चाहिए they can move. So if India can move $100 billion to the US side and the market side, ताकि deficit कम हो जाए, and bring that, negotiate करें कि भाई टैरिफ आप 15% पे लाए, we are an important significant partner. I think he will do this. लेकिन एक चीज ये है कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अब ये बिहार का इलेक्शन आ रहा है, उसका क्या असर होगा इस पर, मतलब मोदी इज गोइंग टू बी अंडर सो मच प्रेशर कि अपनी जो पुरानी बातें हैं 56 इंच वाला सीना वगैरह का, तो और फिर राहुल गांधी उनके ऊपर नरेंद्र सरेंडर, तो अब तो वो तो चढ़ी जाएंगे उनके ऊपर पूरी तरह से कि ये भारत को डुबा रहे हैं इन हिज ईगो। तो दिस इज अ वेरी सीरियस मोमेंट, एंड मैं आपको 2-3 नंबर दे देता हूँ। एक नंबर ये है कि एट 25% टैरिफ, इंडिया की ग्रोथ रेट वुड ड्रॉप फ्रॉम 6.5 to 6.2 इस साल एट 25। तो अब सवाल उठता है कि 50% टैरिफ से क्या इंडिया की ग्रोथ रेट 6% के नीचे हो जाएगी? दैट इज वन सीरियस क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज के एस्टिमेट्स था कि $30 बिलियन का इंडिया को नुकसान होगा एट 25% टैरिफ रेट। तो एट 50% इंडियन इकोनॉमी को कितना मुश्किल होगा। तो मैं शशि थरूर को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इंडिया शुड रिटेलिएट विद टैरिफ्स। क्या टैरिफ करेंगे, कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट्स है ही नहीं, जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर ऑलरेडी टैरिफ्स लगे हुए हैं, तो क्या आप 75 से 100% करेंगे? और ट्रम्प विल रिटेलिएट, ये मैं आपको यकीनन कर रहा हूँ कि अब 50% किया है, अगर इंडिया लगाता है इट विल गो टू 75%। देन द फाइनल क्वेश्चन ये है कि इंडिया चाइना के लिए क्या तोहफा लेके जा रहा है, जो चाइना इनसे दोस्ती करेगा, बिकॉज चाइना इज सिटिंग प्रिटी राइट नाउ। बिल्कुल खान साहब, जैसा कि नरेश जी ने भी कहा, जिस तौर खान साहब ने भी इशारा किया कि दरअसल भारत के लिए बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है, एक तरीके का बहुत ही मुश्किल के क्षण भी हो सकते हैं, और इस वक्त जो स्थितियां हैं उसमें मोदी सरकार क्या करेगी देखने वाली बात होगी। बट राजेश, आपका जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स का भी है, बिजनेस का भी है, आपको क्या लगता है, जिस ओर अभी प्रोफेसर खान साहब ने इशारा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान हो सकता है, भारत की जीडीपी ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है, आप इसको कैसे व्यू करते, कैसे देखते हैं आप इसको? You have to unmute yourself. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साहब, प्लीज गो अहेड। निश्चित रूप से यूएस हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, तो इस तरह के कोई भी एक्शन निश्चित रूप से इंडिया के जो निर्यात होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, और उसी के तहत हमारे जो इकोनॉमी, ब्रॉडर इकोनॉमी है उसको अफेक्ट करेंगे। लेकिन अभी देखिए मामला, जैसे सब लोगों ने बताया, इंडिया के लिए एक तरह से या ये कहिए कि हम फंस गए हैं और हमारी अपनी क्या कराए से फंसे हैं। तो आज के डेट पर देखिए मेरा सिंपल रिस्पॉन्स ये है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जब 25% टैरिफ आया था उस समय भी मैं आपके चैनल पे आया था और मैंने ये कहा था
उस समय कि एक जो बहुपक्ष मल्टीलेटरल सिस्टम है, ट्रंप उसको खत्म करना चाहते हैं और इंडिया जैसे कंट्री हमेशा मल्टीलेटरलिज्म को आगे ले जाने के लिए प्रयास किए हैं और हमारी प्रयास रहना चाहिए था इस पूरे दौरान कि हम आपसे भी बात करेंगे लेकिन हम मल्टीलेटरलिज्म के एक्सपेंस पे नहीं करेंगे। और ये बात बहुत साफ है और प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखिए इनका, और ये समझिए ब्रिक्स पे क्यों है, क्योंकि यही ब्रिक्स कंट्रीज है जो हर मल्टीलेटरल फोरम, जब मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं वहां पर यही ब्रिक्स कंट्रीज के चलते मल्टीलेटरल फोरम्स के वॉइस बनते हैं, चाहे WTO कह लीजिए, चाहे कोई भी और दूसरे फोरम कह लीजिए। तो ट्रंप जब से आए हैं वो ब्रिक को निशाना किए हैं, ब्रिक करेंसी नहीं बनेगी उसका धमकी दी है। और आज के डेट पे भी अगर आप देखिए कुल मिला के कहानी वही हो गया कि ब्राजील और रशिया और इंडिया ये उनके टॉप निशाने पर है। चाइना को कुछ कर नहीं पा रहे, सही बात है, $61 बिलियन की ऑयल इंपोर्ट, रशियन ऑयल इंपोर्ट चाइना का है, हमारे $52 बिलियन है। यूरोपियन यूनियन $25 बिलियन इंपोर्ट करता है, लेकिन वो हमें सिर्फ पिक किए। हमें क्यों पिक किए? क्योंकि एक तो हमें मौका मिलते ही हमने ये मल्टीलेटरलिज्म को पीछे छोड़ दिया। हम सोचने लगे कि हम अमेरिका के साथ अपना डील बना लेंगे, हम फायदे में रहेंगे। यहाँ पर भी हर जगह बड़े बड़े विश्लेषण आकर हर चैनल पे अर्थशास्त्री कह लीजिए जो अर्थ नीति पढ़े भी नहीं है, आपके बड़े सारे साथी टेलीविजन चैनल पे बोलने लग गए कि कैसे इंडिया को फायदा होगा, इसलिए कि हमारे ऊपर तो टैरिफ लगा रहा है लेकिन चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लग रहा है, मेक्सिको के ऊपर उससे ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो कंपैरेटिवली हम बेटर ऑफ है। ये वही कहानी हो गई कि भाई हमें थप्पड़ पड़े तो क्या हुआ, हमारे पड़ोस को 2 थप्पड़ पड़ गया। माने ये जो लॉजिक है, और ये देखिए ये कोई माने ये सीरियसली लॉजिक पूरा को पूरा एक नैरेटिव बिल्डिंग में लगाया जाता है और उसी का हमको आज भुगतना पड़ रहा है। मेरा सीधा राय यह है कि 25% जब लगाए थे तब भी मैंने कहा था इंडिया शुड जस्ट टेक इट एंड सिट टाइट। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा रिटेलिटरी टैरिफ का हमारे पास वो एक गेम प्लान कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसका कोई उतना फ्यूटिलिटी नहीं है। तो आप 25% लगाए, अब 50% कर रहे हैं, ठीक है, हम 50% लेके बैठेंगे, देंगे। अब दूसरा बात होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ आपका जो है लगभग 30% यूएस एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड हो सकता है और दूसरे तरफ आपके पास जो सस्ते का रशियन ऑयल मिलता है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे अगर आप पूछे तो जो अगर अमेरिका में जो हमारा एक्सपोर्ट जाता है उसमें अगर घाटा होने का रिस्क है और सस्ते रशियन ऑयल फॉरगो करने का हो जाता है तो हमें सस्ते रशियन ऑयल का एक पार्ट हम फॉरगो कर सकते हैं। कौन सा पार्ट? जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा जो हमारी डोमेस्टिक नेसेसिटी है उसके लिए जो इंडिया की आज स्टेटमेंट है, हम मार्केट प्लेस के जो फैक्टर्स है उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, हमारा नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है और इसीलिए हमें ऑयल जब हम खरीदते हैं रशिया से तो एक तरह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी स्टेबिलिटी आता है क्योंकि अदरवाइज हम दूसरी जगह से आयात करते हैं। लेकिन अगर हमें रशियन ऑयल को लाकर हम यहाँ रिफाइन करके जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके ऊपर अगर रोक लगाना पड़े तो लगा देना चाहिए, क्योंकि उससे तो हिंदुस्तान का आम आदमी को कोई घाटा है, मुकेश अंबानी को घाटा हो रहा है। लेकिन वही बात अटकती, बिल्कुल वही बात अटकती राजेश, वही बात अटकती। आपकी आवाज थोड़ी सी, आपका नेटवर्क कमजोर है हल्का सा, अगर उसको थोड़ा बेहतर कर सके तो बेहतर उम्मीद कर। बट नरेश कौशिक जी, ये जो पूरी की पूरी जो बात है, क्या आपको लगता है कि भारत क्या आपको लगता है कि भारत अब चीन के साथ उसने तय कर लिया कि चीन के साथ हमें अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, इसीलिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से डोभाल रशिया गए हैं वो भी एक तरीके का संदेश है?
लेकिन पूरी कोशिश ये है कि भारत और चीन के रिश्ते पहले से बेहतर हों। और जी नरेश जी, देखिए, कोशिश तो है, और ये कोशिश आज की नहीं है, कोशिश काफी समय से चल रही है। और रूस के साथ तो भारत ने रिश्ते कोई बहुत ज्यादा बिगाड़े नहीं हैं। अगर आपको याद होगा कि बाइडेन प्रशासन ने तो काफी भारत पर दबाव डाला था, और यूरोप के देशों ने भी काफी दबाव डाला था कि हम पश्चिमी देशों का साथ दें, हम रूस को छोड़ दें। रूस को भारत ने नहीं छोड़ा। हम इस मामले में एक न्यूट्रल पोजीशन हम लेके चले हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से हमारे संबंध जो है अच्छे ही रहे। ये इस अगर उसको छोड़ दें, क्योंकि पिछले 30 साल से 30 नहीं 25 साल से पूरी कोशिश होती रही है पश्चिमी जगत की कि भारत के साथ में रिश्ते सुधरे, और भारत भी उसका फायदा उठाता रहा है। और अगर आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने जो जॉर्ज बुश के साथ जो समझौता किया था परमाणु वाला, वो भारत के हित में था। हालांकि उस पर काफी विपक्ष ने आलोचना की थी, लेकिन उसके बाद से रिश्ते भारत के, कोई भी सरकार हो किसी भी पार्टी के, पश्चिमी देशों से सुधरते रहे हैं। क्योंकि भारत को लगा कि अब जो है एक ही बड़ी महाशक्ति बची है, वो है अमेरिका, तो उसके साथ हमें रिश्ते सुधारने चाहिए। और चीन के साथ में हम एक हद से ज्यादा नहीं सुधार सकते, क्योंकि चीन हमारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। और चीन के सामने या तो हम घुटने टेक दें, जैसा कि प्रोफेसर खान ने इशारा किया, वो तो संभव नहीं है। और यही बात है रूस के साथ में, जहां तक है रूस के साथ हम जो है रिश्ता एक हद से ज्यादा, रूस की कोई पावर वैसी नहीं रही है। रूस अब क्योंकि खुद चीन पर निर्भर है, तो ये भी एक वजह है कि भारत को पश्चिमी देशों के साथ में रिश्ते अपने बनाए रखने होंगे ट्रंप के बावजूद। क्योंकि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई इस समय पूरे पश्चिमी जगत से नहीं है। और यहाँ मुझे जो विदेश मंत्रालय ने जो जारी किया कि ये पश्चिमी का दोगलापन है, लेकिन हमें इसको पूरे पश्चिमी जगत को अपने खिलाफ नहीं करना चाहिए। इस मामले में हमें इसमें जो है अमेरिका की और खासकर ट्रंप का जो दोगलापन है, उसको हमें ज्यादा उजागर करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ में भी रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ करने चाहिए। जैसे हमें बहुत सारे जो सैनिक सामान अमेरिका के बजाय हम फ्रांस से खरीदें और देशों से खरीदें। स्वीडन वगैरह जो कंट्रीज हैं जो कि वो बनाती हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स, तो मैं समझता हूं कि हमें डाइवर्सिफिकेशन पश्चिमी देशों की तरफ और ज्यादा करना चाहिए। और आपने ये देखा होगा, ट्रंप जो सबसे ज्यादा जो प्रहार कर रहे हैं, वो अपने दुश्मन देशों पर नहीं कर रहे हैं। यानी चीन पर तो उन्होंने करके देख लिया, वो नहीं हो पाया, उनको हथियार डालने पड़े, उनको जिसे कहते हैं ही ब्लिंक्ड फर्स्ट, शी नहीं झुके, ट्रंप को झुकना पड़ा। तो किस पर वो हमला कर रहे हैं? वो कनाडा पर कर रहे हैं, जो कि उसका सबसे पुराना और सबसे वजनदार सहयोगी है। किस पर हमला कर रहे हैं? वो यूरोपियन यूनियन को तो कहा कि वो तो जो है, यूरोपियन यूनियन वाज बोर्न टू स्क्रू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इस तरह के वो बातें करते हैं। ब्राजील जिसकी कॉफी उनके लिए, अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है, उस पर आप हमला कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ब्राजील पर? क्योंकि ब्राजील के जो विपक्षी नेता हैं, जिन पर बहुत ही सख्त आरोप है कि वो इस सरकार के खिलाफ एक कू करने वाले थे, यानी एक विद्रोह करने वाले थे डिसिल्वा की सरकार के खिलाफ। उस पर वो कहते हैं कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम आप पर 50% वो लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत पर जो ये कर रहे हैं, ये वजह ये तेल का मामला बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि ये दरअसल ये भारत को और ज्यादा कमजोर करना चाहते हैं। जैसे चीन नहीं चाहता कि भारत अपने पांव पर खड़ा रहे, अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत इतना बड़ा आगे बढ़ जाए। वो उनको लगता है कि हम देर सवेर जो है, ट्रंप को लगता है कि अमेरिका हमारे आगे हाथ फैलाएगा, झुकेगा। और मैं समझता हूं कि यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं बहुत सारी बातों से प्रोफेसर खान से हमेशा सहमत रहता हूं, लेकिन ये जो आज उन्होंने कहा कि हमें फोन उठाकर उनको
ट्रंप से बात करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज उन्हें भारत को बात करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी जूनियर लेवल पर बात कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री को इस समय ट्रंप के सामने झुकना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर खान, जो बात नरेश जी ने कही आप उसको रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगे। दूसरी बात एक और यहाँ पे कि ये जो क्या आपको लगता है कि भारत अब कॉन्शियसली चाइना, रशिया और इंडिया का एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है यूएस के मुकाबले, या ये माना जाए कि उसका विश्वास अब यूएस से पूरी तरीके से हट गया है? मैं नरेश जी के बारे में अगर वक्त है तो जवाब दूंगा। तो हाँ, पहले दो तीन चीजें पहले बता देता हूँ। एक कि चाइना के पास लेवरेज है, इंडिया के पास नहीं है, विच इज द डिफरेंस। कि चाइना के पास लेवरेज है, चाइना ने मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स पे जो कंट्रोल्स डाले हैं वो बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं इन यूएस के लिए। सो चाइना हैज अ लेवरेज। जो ऐसी कोई क्या चीज़ है आप मुझे बताएं जो इंडिया कल रोक सकती है जिसके वजह से ट्रंप वापस आ जाएंगे? देयर इज नो सच थिंग एट द मोमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। देखिए पिछले 3-4 साल से चाइना की इकोनॉमी के बारे में डी लिंकिंग, डी रिस्किंग, आपने ये सारी बातें तो सुनी हैं कि और यूरोप और अमेरिका दोनों ने अपने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं चाइना से। चाइना वेंट फ्रॉम नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर टू नंबर 3 यूएस के लिए, और यूरोप के साथ भी ट्रेड कम हो गया। लेकिन 2024 में चाइना हैड द बेस्ट एवर एक्सपोर्ट ईयर, क्योंकि वो डिवर्सिफाई कर लिया, आसियान में चला गया। खुद इंडिया में मैंने आज चेक किया, इंडिया गलत हिसाब करता है कि अमेरिका इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का अमेरिका से 131 का ट्रेड है, चाइना के साथ 127 है, हांगकांग के साथ 27 बिलियन डॉलर है। भाई वो अब क्यों अलग करते हैं? हांगकांग के साथ 13 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है और चाइना के साथ 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है इंडिया का। सो चाइना पे ऑलरेडी, इंडिया की मार्केट में भी चाइना इज ऑल ओवर द प्लेस एंड इज रिप्लेसिंग। सो इंडिया इसलिए है कि इंडिया डजंट हैव द लेवरेज। इट इज, जो नरेश जी ने शुरू में कहा था वो बात सही है, इट इज द वीकेस्ट लिंक, और प्लस इट इज नॉट प्रॉफिटियरिंग लाइक दी अदर्स। लेकिन ये जो इंडिया इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो इंडिया जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उनसे जब पूछा था जयशंकर से कि आर यू इन द वेस्टर्न कैंप और आर यू इन चाइनास कैंप, तो उन्होंने कहा था वी हैव आवर ओन कैंप। याद है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बहुत करते थे। तो कहाँ है इंडिया का कैंप? वो तो नजर आ गया ऑपरेशन सिंदूर के दिन। दूसरी चीज ये है कि RIC इज पोटेंशियली ए वेरी बिग डील, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप जो मिलिट्री पावर की रैंकिंग देखेंगे आशुतोष जी, तो जो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है वो नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 चाइना है, नंबर 4 इंडिया है। दैट मीन्स इट इज अमेरिका फॉलोड बाय RIC। और अगर आप PPP पे GDP देखें, PPP पे एडजस्ट करके, तो द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज चाइना एट 40 ट्रिलियन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रशिया। रशिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर PPP। तो इंडिया एंड US एंड RIC आर इन द टॉप 4 इन मिलिट्री एंड इकोनॉमी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें अग्रीमेंट नहीं है। देखिए, एक हफ्ता पहले अगर मुझसे शी जिनपिंग या पुतिन बात करते तो मैं इंडिया को एज ए स्पॉइलर कहता इन SCO। इंडिया इज ए पेन इन द SCO। SCO को तो डुबा रहा था इंडिया। जब इंडिया में समिट हुआ SCO का तो उसको वर्चुअल कर दिया, उसके बाद मोदी नहीं गए। अभी ईरान के पीठ में छुरा भोंका है इंडिया ने बाय अलाइनिंग विद इजराइल। बात तो कहते हैं वी आर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, लेकिन वोटिंग पैटर्न इज एज इफ ही इज वॉइस ऑफ बीबी नेतन्याहू। तो SCO को डुबाया। ब्राजील में जाके वहां पे चांस था मोदी को टू शाइन विदाउट पुतिन, विदाउट शी जिनपिंग, ही कुड हैव बीन द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। वहां पे भी इजराइल के लिए डाइल्यूट करने की कोशिश की द स्टेटमेंट ऑन गाजा। सो इंडिया अभी तक, जब तक ट्रंप ने इतना बड़ा वार नहीं किया था इंडिया पे, इंडिया वाज अंडरमाइनिंग द ग्लोबल साउथ, अंडरमाइनिंग RIC टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ US एंड इजराइल। अब सडनली आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई बाय, इंडी चीन बाय बाय, इंडिया रशिया बाय बाय, वो तो नहीं होने वाला है ना। ये जो बार बार इंडिया में पूछते हैं कैन वी ट्रस्ट इंडिया, आई थिंक बीजिंग एंड मॉस्को मस्ट बी थिंकिंग कैन वी ट्रस्ट इंडिया। ये सवाल है कि ट्रस्ट US की बात नहीं, कैन वी ट्रस्ट इंडिया। क्योंकि अगर इनको फिर नया प्रेसिडेंट आया अमेरिका तो फिर ये भाग जाएंगे अमेरिका को, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ द G7। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं लेबर यूनियन का लीडर हूँ, लेकिन ही इज ऑलवेज हैंगिंग आउट विद द कैपिटलिस्ट। कंट्री क्लब में फिरते रहते हैं वो G7 के साथ, G20 के साथ।
So I'm not very sure कि China and Russia will be as welcoming. हालांकि सर्जी लैवरोव ने मार्च में आरआईसी को रिवाइटलाइज करने के लिए कॉल किया था, मार्च में, आपने सुना होगा, लेकिन इंडिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। चाइना ने जवाब दिया था कि इट्स अ गुड आइडिया। फिर इंडिया ने जब 25% टैरिफ लगे तो इंडिया में एकदम आरआईसी के चर्चे शुरू हो गए, राइट? So the point is that China also now realizes that India is coming to us because India cannot be without a sponsor, a major sponsor in the international system. ये multilateral वगैरह, India needs a daddy. So India needs to stand up. मुझे लगता है कि अगर इंडिया लॉन्ग टर्म इंडिया का इमेज के बारे में है, then they should not run pillar to post. ये बीजिंग से वाशिंगटन, वाशिंगटन से बीजिंग, टिकटॉक नहीं कहना चाहिए। जो राजेश जी ने कहा ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि इंडिया रीचेस आउट एंड ट्राइज टू पैच ऑफ विद ट्रम्प एंड मेक अप विद ट्रम्प, बिकॉज लॉन्ग टर्म बहुत फायदा है इंडिया का। नॉलेज को ले लें, टैरिफ को ले लें, इन्वेस्टमेंट्स को ले लें, आईटी को ले लें, एआई को ले लें, बहुत फायदा है अमेरिका के साथ। इंडिया कैन नॉट बर्न दोज ब्रिजेस राइट नाउ, बट इंडिया शुड नॉट ऑल्सो मतलब swing from one side to the other, because China is not going to change its overall जो strategy है साउथ एशिया में। अभी तो आप छोड़ें, ये जो बांग्लादेश का जो 20% जो आया ना, वो और पाकिस्तान का 19%, वो ट्रेड डिस्काउंट इसलिए मिले कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर खोल दी अमेरिका के लिए, विच इज कॉटन के लिए। बांग्लादेश को कोई रिस्क नहीं था क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को कॉटन बेचना बंद कर दिया था। तो बांग्लादेश वाज मूविंग टू चाइना एंड चाइना इज नॉट अपसेट। मैं आपसे बात करने से पहले आई वाज टॉकिंग टू ए वेरी प्रोमिनेंट बांग्लादेशी स्कॉलर एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग टू मी कि ये डील कैसा बनी अमेरिका के साथ। तो अब अमेरिका से कॉटन आएगा बांग्लादेश, जो इंडिया से आता था, और बांग्लादेश वाज ट्राइंग टू मूव टू चाइना। चाइना इज ओके विद इट, यानी बांग्लादेश चेक्ड विद चाइना बिफोर दे मेड दैट कंसेशन टू। सो चाइना इज continuing to move into South Asia in a big way. और आपने सुना होगा कि CPEC is being extended from Pakistan to Afghanistan, और Iran has also applied to become part of CPEC. और चाइना पे अगर डील बन जाती है ना अमेरिका की जी, एक फर्क है ट्रंप में और पिछले अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, they were all geopolitically focused. तो वो क्या करते थे, अमेरिकन इकोनॉमी को वो इस्तेमाल करते थे टू एडवांस जियोपॉलिटिक्स। इसलिए बाइडेन ने कुछ टैरिफ इंडिया पे नहीं लगाए, चाइना पे लगाए। बट ट्रंप इज नॉट लाइक दैट, ही इज रिवर्स। ट्रंप यूजेस जियोपॉलिटिक्स टू एडवांस यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्रंप के लिए आर मोर इंपॉर्टेंट देन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो इफ ही कैन मेक एन इकोनॉमिक डील विद चाइना, he will drop India. वो ये कि we need India to balance China, वो वाली बात नहीं रहेगी। So I think India needs to rethink this thing far more seriously and have a much deeper dialogue with the US, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना तेजी से मूव हो रहा है कि they are not fully understanding the repercussions of their actions. बिल्कुल बिल्कुल। राजेश, ये बड़ी दिलचस्प बात हो गई। चाइना या अमेरिका, Who is more reliable? शी जिनपिंग तो जाने वाले नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट है एक तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप दो तीन साल के बाद वो चले जाएंगे, तो व्हाट शुड इंडिया डू? किसके साथ जाए? नहीं, देखिए, व्यक्ति विशेष रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी डिप्लोमेसी ग्लोबल डिप्लोमेसी नहीं होती है। और वही चीज प्रोफेसर साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो पीरियड टू पोस्ट भागने का ये रवैया हाल में ही शुरू हुआ। हम ऐसे नहीं करते थे। हम एससीओ का भी मेंबर है, हम ब्रिक्स का भी मेंबर है, हम क्वाड का भी मेंबर है। हम हर फोरम में अपना रिलेशनशिप को चला के रखते थे, और हर जगह हम अपना जो सोवरेन इंटरेस्ट है, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो सबसे पैरामाउंट है। ये मैसेजिंग हमेशा हमारा चलता था। हम कभी भी कोई घुट में आने का कोशिश नहीं किए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चीज हम क्या कहते हैं उससे लोग नहीं देखते, हम करते क्या है उससे देखते हैं। कभी पूरा सारा हमने चाइना, रशिया, ब्रिक्स का कॉज, ये सब को छोड़ के हम अमेरिका के साथ लग गए। और पिछले कुछ सालों में जो सबसे डेंजरस डेवलपमेंट हुआ है, वो हमारा जो इतना आउट एंड ओपन सपोर्ट टू इजराइल हुआ है। और ये भी कोई ये पूरा डिविएशन है।
इंडिया का फॉरेन पॉलिसी से, पास्ट फॉरेन पॉलिसी से। नाउ डेविएशंस हो सकता है, बट दे हैव टू बी वेल थॉट आउट, दे हैव टू बी वेल जस्टिफाइड। हमें तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखा है, हमें इसमें कोई थॉट आउट स्ट्रेटेजी नहीं दिखा है। मोटा मोटा जैसे बाकी लोग बता रहे थे, आज हमारा हम करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाए वाला स्थिति हो गया है। एक तरह से वी हैव बॉच्ड अप आवर डिप्लोमेसी। ये शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत ये है। लेकिन होता है गलती, उसकी रिपेयरिंग शुरू करें। तो ये सारा रिपेयर से पहले एक जो दूसरे चीज के बारे में बात नहीं कर राजेश, रिपेयर का मतलब क्या हो, क्या रिपेयर करेंगे? देखिए, रिपेयर करने के लिए वही मैं उसी पर आ रहा हूं कि बाकी बात बाद में करें। आज ये जो बाकी लोग आपको हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका एक वजह आप कहते हैं कि क्योंकि लोगों के परसेप्शन में आप वीक हैं। जब हम कहते हैं लोगों के परसेप्शन में आप वीक हैं, उसका मतलब क्या है? हमारे इंडियन इकोनॉमी की डोमेस्टिक रेजिलियंस कितना है, हमारे इंटरनली हम में कितना दम है। कल को कोई 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा देता है, 100% टैरिफ लगा लेता है, उससे हमारा अर्थव्यवस्था हिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था का डोमेस्टिक रेजिलियंस नहीं है, उसको हम कंप्रोमाइज कर बैठे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये सब जब प्रयास चले कि आप जरूर एससीओ समिट में भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, अगस्त 31 को है शायद, और वहां पुतिन भी आएंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि कोशिश जारी है कि वहां पे डेफिनेटली बायलैटरल्स होगा, पुतिन के साथ भी मुलाकात होगी, शिपिंग के साथ भी मुलाकात होगी। ये सब बातचीत जारी रहना चाहिए। ब्रिक्स का रिवाइवल, ब्रिक्स को सेंटर स्टेज करना और ब्रिक्स का जो एजेंडा है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ये फर्म राय है। चाहे हमारा रिलेशनशिप चाइना के साथ कितना भी खराब हो, और एक तरह से ये ब्रिक्स का रिवाइवल भी बायलैटरल रिलेशनशिप सुधारता है, क्योंकि एक जब लार्जर कॉज और लार्जर गुड के लिए हम जाते हैं तो आपस में रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। हाँ देखिए, ये हम चाइना के साथ अपना कंपैरिजन करना छोड़ दे, हम चाइना की बराबर में अब नहीं रहे। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि एक इंटरनेशनल स्पॉन्सर, मैं कहूंगा कि ये मल्टीलेटरल अलायंसेस वर्थ परसुइंग है, और जो हम करे आए हैं और हमें फायदा रहा है, और अमेरिका के साथ ही चलाए रखे। अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ना रिटेलिटरी टैरिफ। ये समझ लीजिए कि टाइमिंग देखिए, पहले 25% जुलाई 31 को आया, आज अगस्त 7, एक हफ्ते के बाद USTR आ रहे हैं हिंदुस्तान। ये एक तरह से, जैसे नरेश जी ने समझाया, ये एक बार्गेनिंग टेक्निक भी है ट्रम्प का, और ये हमेशा करते रहे। जापान के पहले उन्होंने लगा दिया पहले टैरिफ, उसके बाद उनको बुलाकर जापानीज लोगों ने कई सारे एरिया में स्वीटन कर दिया डील, राइस में एक्सेस दे दिया, और उन्होंने कहा कि हमने मैसिव ट्रेड डील कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ट्रम्प के, और ट्रम्प की भी ऐसा मत है कि ट्रम्प कोई बड़ा रॉकस्टार है कि जो ये सिंगल डील इधर उधर करके वो सब कुछ सेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा अमेरिका में भी क्या हो रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी नजर दीजिए, ध्यान दीजिए। और मैं दोहराऊंगा आपको जो हमारे और एक मित्र का ये वर्ड्स था कि द ग्रेविटी ऑफ इकोनॉमिक्स विल हम्बल ट्रम्प। सिमिलरली आज कहूंगा कि द ग्रेविटी ऑफ इकोनॉमिक्स विल रेन इन ट्रम्प, विल रेन इन ट्रम्प। खैर, अब वो तो आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भारत के लिए ये थोड़ा संकट का वक्त है, और इस वक्त बहुत गंभीरता के साथ भविष्य की राजनीति क्या हो और भविष्य की डिप्लोमेसी क्या हो, इस पर चिंता करनी चाहिए। देश की विदेश नीति के आधार पर जिस तरीके से हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आधार पर जो अपनी विदेश नीति तय कर रहे थे, उससे थोड़ा सा डीलिंग करना पड़ेगा, बिना उससे किए होगा नहीं। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि थोड़ा सा वक्त इंतजार करना चाहिए, जैसा कि राजेश जी कह रहे थे, जैसा कि हमारे बाकी के दो पैनलिस्ट भी कह रहे थे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, नीजर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।